अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ई-के 2025 ओरिजिनल क्वेश्चंस की डिस्कशन। 2026 में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है उनके लिए ये वीडियोस और ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। एज़ यू नो दैट कि आने वाले टेस्ट के अंदर माइट बी पॉसिबल जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते, या हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन वैसे ही रिपीट भी हो जाएं। सो मेरे से जुड़िए रहिएगा, मेरे साथ इस डिस्कशन को प्रॉपर्ली देखते रहेगा और जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए उनको लाजमी आपने नोट डाउन करना है। जो डिफरेंट शॉर्टकट्स आएंगे, कोई क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, ऐसे फार्मूला को लाजमी आपने नोट डाउन करना है। तो आए हम देखते हैं कि 2025 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे वो किस नेचर के आए थे। Question was that if a person throws a ball vertically upward from the car moving with the uniform velocity and air resistance is neglected। अब इसमें कीवर्ड हमारे पास क्या है कि एक तो है that is the uniform velocity और दूसरा जो है वो air resistance जो है वो neglect है। और वर्डिंग क्या है, throws a ball vertically upward। तो एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो या बॉल हो, अगर उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है और एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद नहीं है तो कहा गया देन द बॉल विल। अब देखिए क्वेश्चन जब हमने पढ़ लिया, इसकी ऑप्शन की तरफ आते हैं, वो हमें पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन वाज दैट रीच अहेड ऑफ अ पर्सन, हिट आउटसाइड द कार, गोज ऑन साइड है, हिट एग्जैक्टली ऑन द हैंड ऑफ अ थ्रोअर। एग्जैक्टली वही बात होगी, मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैंने बॉल एग्जैक्टली ऊपर फेंका, बॉल बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड गया, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, और उसी डायरेक्शन में वो क्या होगा, नीचे वापस आएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी वो एक्चुअली क्या होगा, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हिट एग्जैक्टली ऑन द हैंड ऑफ द थ्रोअर। हां, एक बात और है यहां पे, अकॉर्डिंग टू मी बॉल बिल्कुल स्ट्रेट गई और बिल्कुल स्ट्रेट वापस नीचे ही आई है, तो मेरे मुताबिक तो वो हो गया लीनियर एक मोशन कह दें आप। लेकिन अगर कोई मुझे गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करते बाहर का बंदा अगर देख रहा है जो कि रेस्ट पे है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब चेंज हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन वो फिर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो एक्चुअली क्या बनेगा, एक पैराबोलिक पाथ उसे नजर आएगा। तो बाहर खड़ा जो बंदा है मुझे गाड़ी में जाता देख रहा है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते, अकॉर्डिंग टू मी वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पॉसिबल आ सकता है। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का आया। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डैश इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की क्या हो सकती है। वी नो दैट कि जनरल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का फार्मूला दैट इज रो एल ओवर ए है, और अगर जनरली कंडक्टर्स की बात करें तो उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है, और इन टर्म्स सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन क्या आता है, इनवर्स आता है। यू नो दैट कि यहां पे अब क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगी, वो आपको यू नो दैट वो डिक्रीज हो जाएगी, और टेम्परेचर कंडक्टर के लिए इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। If the distance between the earth and sun is double, 1 year on earth will be of how many days है। थोड़ा सा डिफिकल्टी आई इस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स ने भी पूछा कि ये क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। हमने तो ऐसी कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं पढ़ी है अपनी टेक्स्ट बुक में, पंजाब में या डिफरेंट टेक्स्ट बुक के अंदर। तो रिमेंबर दैट वैसे ये सॉल्व होता है केपलर्स थर्ड लॉ के रिलेशन से, लेकिन जब हम अपनी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक टॉपिक है, वहाँ पे ये फार्मूला बनता है। मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर दैट इज आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी और एम, और ये रिलेशन जनरल होता है टी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के। तो यहां पे ये जनरल फार्मूला लगना है कि रिड्यूस होना, कम होना, ज्यादा होना वो रेडियस के अकॉर्डिंग है। तो लुक एट दैट, इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, अप्लाई केपलर्स थर्ड लॉ। रिलेशन देखिएगा, T2 स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ओवर R1, लेकिन वो साथ क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। वी नो दैट T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा होगा, अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन है। लुक एट दैट, यू नो दैट कि R2 जो है वो R1 के कितने टाइम्स बताया गया, वो 2 टाइम्स
बताया गया, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब। इन शॉर्ट यहाँ पे ये बात की गई है कि R2 ओवर R1 है, ये आपके पास होल क्यूब है, तो ये आ जाएगा 2R, आप इस तरह कह दें 1 कह दें या R1 कह दें, और ये आपके पास होल इसका क्यूब, ये इससे कैंसिल और 2 का ये क्यूब आ जाएगा। बाकी आगे चलते हैं। T2 स्क्वायर ओवर T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 आ गया, और T1 स्क्वायर इससे जाके मल्टीप्लाई कर दें तो T1 स्क्वायर आ गया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय T1 रेज टू पावर 2 है। अच्छा 8 का अब देखिए जरा, टी के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों साइड पे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इसका अंडर रूट लिया तो T2 आ गया, और 8 का अंडर रूट एज इट इज, जो कि किसके इक्वल होता है 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय T1। और T1 जो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स की बात की गई है 1 ईयर की, यानी कि 1 ईयर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 365 से, यानी कि 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 365। तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1032.1 डेज। सो हमारा इन डेज की बात की गई है, तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज डेल्टा। तो ये आपने कैलकुलेशन प्रॉपर्ली नोट करनी है, या इवन ये फार्मूला हमारे माइंड में रहना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैपलर्स थर्ड लॉ अप्लाई करके हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, एक्सचेंज पार्टिकल फॉर, अब ये नहीं कि ई-कैट में बहुत ही मुश्किल भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सिंपल भी आ रहे होते हैं। ये देखिए, एक्सचेंज पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मेरे ख्याल से यहां से क्लू ही हमारे लिए काफी है। व्हेन एवर देयर इज अ वर्ड ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड के अंदर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं फोटॉन्स। सो सिंपल बात है, रेडिएशन की बात की गई तो वो रिलेट करेगा किसके साथ, फोटॉन्स के साथ। बाकी मीजॉन, ग्लूऑन्स, ग्रेविटॉन्स जो है वो ग्रेविटी और डिफरेंट टर्म से रिलेटेड है, तो रेडिएशन का कंसर्न प्योरली फोटॉन के साथ चल रहा है। सो आंसर इसका बनता है ए, अल्फा। आगे चेक करते हैं जी, व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग 10 किलोग्राम मास टू 10 मीटर हाइट है। बहुत सिंपल सा सवाल है, सिंपल आपने फाइंड आउट करना है कि हाइट पे लेके गया तो उसका अमाउंट ऑफ जो है वो वर्क डन जो है वो आपके पास क्या होगा, और 10 किलोग्राम मैस दी है और हाइट दी है, तो इसका मतलब है हाइट की बात की गई जाएगी, और वो वर्क जो है वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू mgh है। तो दैट वर्क will be equal to, मैथ्स हमारे पास दैट इज 10 है जी, जी की वैल्यू आप 9.8 यूज कर लें, एग्जैक्ट करनी है क्योंकि वो वैल्यू 100 वाली भी यहाँ मौजूद है, तो कभी ऐसा हो जाए तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू लगाया करें, दैट इज 9.8, और हाइट जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर, तो एग्जैक्ट आंसर जो बनता है वो आपके पास 980 जूल के इक्विवेलेंट है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज है, ये वर्डिंग है दैट इज द मीटर ब्रिज है, और एक वर्ड आया लेफ्ट गैप ऑफ द हीटेड देन बैलेंसिंग पॉइंट। अच्छा इसको देख के तो पहले तो हमें आइडिया होता है कि शायद पता नहीं किस चीज़ की बात की जा रही है, और मीटर ब्रिज और ये कंसेप्ट एक्चुअली आया है व्हीटस्टोन ब्रिज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको करने में ज़रा प्रॉब्लम हुई थी। अब आप देखिएगा इसका जनरल सोल्यूशन, तो इसको देख के परेशान नहीं हो जाना, बड़ी सिंपल सी टर्म्स लगती है इसमें। देखिएगा मीटर ब्रिज इज़ बेस्ड ऑन किस पे होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और आपको याद होगा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए है। तो इस अंदर हमारे पास जब मीटर की बात आए, फार्मूला बनता है R ओवर एक्स, लेंथ यानी कि L ओवर 100 माइनस L आता है। तो आपको जनरली कैलकुलेशन का पता ही है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अगर मीटर रॉड है 0 सेंटीमीटर से ही आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो हम नॉर्मली किस तरफ चल रहे होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ अपनी रीडिंग को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ड क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखिएगा कंडक्टर कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर रॉड इज हीटेड। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड आया ना, वो गौर किया जाए तो वो आपके पास हीटेड का आया है। तो हीटेड टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने बात की है कि जब कुछ हीट करेगी कंडक्टर तो उसका ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अब आप गौर करें, लुक एट दैट, आर अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप है, एक्स क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप की बात की जा रही होती है, और एल बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये हमें पता है लेकिन लिख दिया गया ताकि आप इससे जरा फेमिलियर हो जाए फार्मूले से भी। अब देखिएगा हुआ क्या, बाय हीटिंग एक्स, एक्स हीट किसको की है, यानी कि लेफ्ट गैप एक्चुअली एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स यानी कि लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। तो आप मुझे खुद बताइएगा बाय हीटिंग एक्स जो है क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जारी बात है वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में है।
अगर वो इंक्रीज करेगा तो आर की वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन। इफ एक्स इंक्रीजेज आर ओवर एक्स, अगर x इंक्रीज करेगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर एक्चुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। अब आप मुझे बताएं, ये पूरा का पूरा फैक्टर r ओवर x इज प्रोपोर्शनल, मैं कह दूं लेंथ के, तो क्या होगी वर्डिंग, जरा गौर की। इफ x इंक्रीजेस r ओवर x ओवरऑल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। टू मेंटेन बैलेंस L ओवर 100 माइनस L मस्ट आल्सो बी डिक्रीज, यानी कि जनरल ये पूरा का पूरा फैक्टर भी इसके साथ क्या होना चाहिए, डिक्रीज, ताकि वो चीज बैलेंस्ड रहे, बिकॉज R ओवर X शुड बी इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। तो X को हीट किया, इसका मतलब है हीट करने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो R ओवर X पूरा मैटर क्या करेगा, या पूरी टर्म डिक्रीज होगी। अगर ये पूरी टर्म डिक्रीज होगी तो लेंथ कह दें या पूरा फैक्टर कह दें, इट वुड ऑल्सो डिक्रीज होना चाहिए। सो वर्डिंग क्या आएगी, डिक्रीजिंग L, डिक्रीज करना है, मीन्स द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, यहां पे लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट होता जाएगा। सो यहां पे ये कीवर्ड जो मैंने बताया वो था हीट करने का। एक्स का, पूरे फैक्टर का ओवरऑल और लेंथ जो है वो अगर डिक्रीज कर रही है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। सो इसका जो आंसर बना था बीटा, दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। आगे देखते हैं जी, चेक करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया। अ बॉडी ऑफ हैज मास 5 किलोग्राम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर। मेरे ख्याल से यहीं पे बात खत्म हो जाती है। जब बात आती है परपेंडिकुलर की, एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। एज यू नो दैट वर्क अगर मैं अप्लाई भी करूंगा, दैट इज एफ डी cos ऑफ 90, तो यहां पे जो वर्क का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। सो करेक्ट आंसर इज, यहां पे तो मौजूद नहीं है लेकिन ऑप्शन जो बनेगी अकॉर्डिंग टू दैट, दैट इज नन ऑफ दीज। आगे देखते हैं जी, ए अगर 3 है, बी 6 है, तो ए डॉट बी 18 हो तो देन थीटा क्या होगा। वी नो दैट कि ए वेक्टर और डॉट हमारे पास बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज जस्ट हमने जो है वो जनरली अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास और इसका और ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का कंप्लीट मैग्नीट्यूड गिवन है एंड दैट इज 18 है। ए की वैल्यू आपके पास है 3 है, ये आपके पास आ गया 6 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज कॉज ऑफ थीटा। तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 18 से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू cos of theta and cos inverse 1 equal to theta। अब cos की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, ऑब्वियसली 0 डिग्री पे, तो आंसर जो बनेगा थीटा का, दैट विल बी ऑफ 0 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज बीटा विच इज 0 डिग्री। आगे चलते हैं जी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रॉड प्लेस in magnetic field will be 0. That's the keyword of this question. When the angle between L एंड बी कह दें या करंट रिप्लेस कर सकता है, नॉर्मली जो है वो इसका फोर्स वाला रिलेशन आता है, और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यू नो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये टर्म आती है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब बताइएगा पॉइंट आउट क्या है कि वो आपके पास क्या होगा, वो 0। अब ये पूरा फैक्टर फोर्स 0 कब होगी, अगर जी एंगल आपके पास क्या होगा, या तो 0 डिग्री हो या फिर वो आपके पास 180 डिग्री हो, तो इसी वजह से जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल आएगी, 0 के। सो यहां पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट इज 180, चूंकि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रही है वो साइन की आ रही है। सो हमारा यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा। आगे देखते हैं जी क्या क्वेश्चन दिया इकैट में, पाथ ऑब्टेन बाय अ बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कोई ऐसा पाथ बताएं जिसके अकॉर्डिंग फोर्स जो रहे वो कांस्टेंट रहे। अब जहन में बात आती है कि यार ये क्या पॉसिबिलिटी होगी, मेरे माइंड में आता है कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, अगर मैं कहूँ बॉडी वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ ऑफ यूनिफॉर्म, लेकिन फिर माइंड में आएगा उसका एक्सेलरेशन 0 है। भाई अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वी नो दैट फोर्स भी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, तो फोर्स तो कांस्टेंट ना रही। तो फिर कौन सी पॉसिबिलिटी इसमें आ जाती है, तो ये लफ्ज़ जो फोर्स आया है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टेंटली बॉडी को डिस्कस किया जाए। तो ये किस तरफ जा सकता है पॉइंट, एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग भी जा सकता है। लुक एट दैट, ड्रॉप अ बॉल, अगर ड्रॉप करें फोर्स यानी कि ग्रेविटी,
वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल और जीरो लाइक ये सारा इम्पैक्ट होता है। यानी कि जब आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया तो चाहे वेलोसिटी जो भी है चेंज हो रही है, वॉट एवर इज दैट, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल जो पुल है उसकी वैल्यू वो सेम रहेगी। इसका मतलब है फोर्स है इसमें कांस्टेंट। ये हो गया स्ट्रेट पाथ की वर्डिंग में, स्ट्रेट पाथ यानी कि बॉडी को ड्रॉप किया जाए। इसी तरह अगर दूसरा देखा जाए, भाई अगर आप पैराबोलिक पाथ भी ले लो तो भी हर पॉइंट के ऊपर यू नो दैट ग्रेविटेशनल पुल तो वही रहेगा, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगी, इस केस में भी कांस्टेंट रहेगी। सो हमारा पॉइंट क्या बना, लीनियर, यानी कि ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है। तो कौन सा आंसर बनेगा, वो बनेगा जी स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोलिक पाथ। इन दोनों कंडीशंस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है या वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम। इट मींस फोर्स इज कांस्टेंट। आगे चलते हैं जी, किस देखते हैं क्वेश्चन क्या आया। द टाइम टेकन बाय अ फॉरेन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन है जी। एक होता है मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन की बात की गई है इस पॉइंट 7। ओके, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट के टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, और इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लीट वाइब्रेशन की बात नहीं की जा रही है, वहां से एक्सट्रीम से मीन की तरफ की बात की जा रही है। तो वी नो दैट कि अगर हम बात करते हैं ना लाइक ये टाइम पीरियड के रेफरेंस की, यहां पे आपको पता है 0t है, यहां पे बात की जाए दैट इज t/4 है, हेयर इज t/2 है, यहां आपके पास 3t/4 आएगा और यहां पे t आएगा। सो बात यहां पे अगर की जाए कि भाई मीन से एक्सट्रीम, तो मैं कहूंगा दैट इज t/4। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम से मीन की बात करूंगा तो भी क्वार्टरली टाइम होगा, तो भी क्या होगा, क्योंकि अब मैंने रेफरेंस ये लिया है। तो ये भी यहां से यहां तक अगर 0 लेते हैं तो ये भी क्या आएगा t/4। तो यानी कि एक्सट्रीम से मीन या मीन से एक्सट्रीम टाइम कितना लग रहा है t/4। आइए हम फर्दर देखते हैं। द टाइम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द टाइम दैट इज t/4। और t/4 वो टाइम दिया हुआ है पॉइंट आपके पास 170 सेकेंड है। बस इसको सॉल्व करते हैं, t की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई किया 0.6 से आ गया। एंड नेक्स्ट आपके पास पता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो नाउ f इज इक्वल टू 1/t, 1 डिवाइडेड बाय 0.68 कर दें या 0.6 ही कर दें या 0.7, दैट वुड बी इनफ। तो फ्रीक्वेंसी नियरली 1.47 या 1.5 हर्ट्ज के इक्विवेलेंट है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज अल्फा व्हिच इज 1.47 हर्ट्ज। आगे चलते हैं जी, सुपर कंडक्टर्स है, बहुत आसान सवाल आया भाई सुपर कंडक्टर की बात क्या है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस या ये ऐसी बात नहीं है। सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन ही कहती है जिनके रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल यानी कि ना होने के बराबर होती है, उसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ही आ गई। नेक्स्ट देखिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर। अब इनमें पॉइंट्स दिए हैं। एज यू नो वेव का जनरल जो आप फार्मूला ही रिलेट करते हैं, v इज इक्वल टू क्या आएगा एफ लैम्डा। तमाम टर्मिनोलॉजीज आपस में रिलेट हैं, सिवाय एक ऑप्शन आपको ऑड मैन आउट टाइप नजर आएगी और वो आपको पता है दैट इज द एम्पलीट्यूड। सो करेक्ट आंसर इज एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जरा इसको आपने प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है कि ये टर्म क्या है, इस पे जरा डिस्कस करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 पार्ट्स वर्टिकली। ख्याल रखिएगा हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं और इवन वर्टिकली भी हम कट कर सकते हैं लेंस को, बाय कॉन्वेक्स लेंस को। तो चेंजिंग्स क्या आती हैं वो देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट बिकम्स, यानी कि हर पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगी, उसको अपनी जनरल एक्सप्लेनेशन से शेयर करते हैं ताकि साथ साथ हम पॉइंट आउट करते जाएं। ये कंप्लीट जो डिस्कशन होती है ये लेंस मेकर फार्मूला से ही होती है। 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 और 1/r2। अभी हम बात करते हैं r1 r2 लाइक क्या है। फॉर अ सिमेट्रिक बाय कॉन्वेक्स लेंस, लुक एट दैट, बाय कॉन्वेक्स लेंस की जब हम बात करते हैं वो लाइक ये आपके पास है, ये अपर्चर यानी कि स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे आपके पास इस स्फीयर की बात की जाए तो ये पॉजिटिव, ये r1 कह दें, और इधर का कहा जाए तो ये आपके पास क्या होगा r2 होगा उस साइड पे। r1 को कहते हैं लेट्स सपोज वो r है और r2 जो है वो इस साइड पे है, दैट इज द -r। ये आपके पास इसको आप r भी कह सकते हैं। सो लेंस मेकर फार्मूला 1/f n-1 1/r माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है और माइनस ओवरऑल जो आपके पास रिलेशन बनेगा वो ये वाला आएगा कि 1/f इज इक्वल टू n-1
2/r1। तो ये आई होप सो समझ लगी होगी। ये जैसे एक्स एक्सेस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करते, ये आपके पास माइनस आ रहा है, वो आपके पास प्लस आ रहा है। अब वैल्यूज अप्लाई की, आपके पास ये आ गया। अब हमने बात क्या की है, हमने ये कहा फॉर अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस वर्टिकली कट किया है। देखिए अगर इस लेंस को आप वर्टिकली कट कर देंगे तो आपको पता लग गया कि ये आपके पास एक प्रॉपर्ली प्लानो कॉन्वेक्स लेंस टाइप फॉर्म बन जाएगी। और इस साइड का भी अगर देखेंगे तो वो भी आपके पास प्लानो कॉन्वेक्स लाइन ये बन जाएगी। अब वहाँ पे कह रहे हैं कि अब फोकल लेंथ क्या होगी, तो याद रखिएगा फॉर अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि ये वाला तो आपके पास रहेगा एज इट इज़ वही आर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स, ये तो बन गया स्टेट। तो इसका यानी कि आप कह दें कि दिस वन r1 इज इक्वल टू आर, ये r2 तो है ही नहीं है, ये तो कर्वेचर तो है ही नहीं है, इसका मतलब इसके लिए वर्ड क्या आएगा, इनफाइनाइट। दैट्स द पॉइंट, इसका r2 इनफाइनाइट और r1 जो है वो r है। तो यहाँ बनेगा 1/f प्राइम n माइनस 1 1/infinity, वो हो गया 0। तो ओवरऑल इंपैक्ट आपके पास ये रहा। तो अब आप गौर कीजिएगा n माइनस 1 और 1/r, यानी कि इतनी वैल्यू जो ऊपर मौजूद है ये एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगी, वो f के। तो 1/f प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2f के कह दें, या f प्राइम एग्जैक्टली किसके इक्वल आ जाएगा, 2f के। तो इससे बात साबित हुई। अगर ये डायरेक्ट याद रह जाए तो दैट इज फाइन। याद रखिएगा जब वर्टिकली हम इसको कट करते हैं लेंस को, तो इसका जो फोकल लेंथ होती है हर एक पार्ट की वो पहले वाले का डबल हो जाती है। अगला अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूं, व्हाट इफ अगर हमारे पास ये लेंस मौजूद है, अगर इसको हॉरिजॉन्टली आप इसको इधर से कट कर दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ख्याल रखिएगा, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बच जाएगा। तो इसकी अगर फोकल लेंथ f है, हॉरिजॉन्टली कट करने से फोकल लेंथ में याद रखिएगा कोई चेंज नहीं आएगा, दैट वुड रिमेन सेम। बहरहाल अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, द न्यू फोकल लेंथ विल बी 2f। इसको प्लीज़ हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इसको डिटेल, इसके यूनिट्स, लेंसेज लॉ के, डायोप्टर वगैरह प्रॉपर्ली डिस्कस किए गए, इवन दो उसके शॉर्ट फार्मूलाज भी रिलेट किए गए हैं, तो आपने लाजमी लेक्चर से डिस्कस कर लेने हैं। एनीहाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो। अब इस पूरे में कीवर्ड है, लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, इनसाइड का वर्ड लिखा हुआ है। तो पहली तो बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम आउटसाइड बॉडी, इनसाइड तो डिस्कस करते ही नहीं है। गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन याद होगी कि अगर आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करें ऑन द सरफेस, तो बताइएगा इनसाइड के ई क्या होगा, तो हम आंसर क्या देते हैं, दैट इज 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न। फ्रिंज विड्थ को कैसे डिस्कस किया जाता है, ये टॉपिक एज यू नो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। पहले तो फ्रिंज विड्थ का रिलेशन हम देखते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। नॉर्मली इसको डेल्टा वाई भी कहते हैं, या बाज़ का बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लीजिए इसका रिलेशन क्या होता है, लेमडा एल ओवर डी से करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो इनका, यू नो दैट कि ये आपके पास जो है वो पैटर्न एक बनता है, इस तरह हम बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास स्क्रीन एस कह दें, और ये आपके पास ये फॉर्मेशन ये बनती है। यहाँ पे सोर्स है, लाइट ये मौजूद है ओवरऑल, तो ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म्स इस तरह बनती है। अब स्क्रीन से लेकर स्क्रीन तक के डिस्टेंस के जो सेपरेशन है कैपिटल एल है, और यहाँ पे स्लिट टू स्लिट का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली डी है। अब यहाँ से हमने देखना है कि एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ इंक्रीज कैसे की जा सकती है। देखिए फ्रिंज विड्थ जो है यानी कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट सेपरेशन है। अब आप मुझे बताएं कौन सा है, या अगर इसको इंक्रीज करना है तो इसको इंक्रीज कर दें, या फिर इसके लिए वर्ड आएगा डी को डिक्रीज कर दें। सो कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा, एग्जैक्टली इसको हमने इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, स्लिट के दरमियान डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और कोई ऑप्शन होती तो ये होती, स्क्रीन्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दें तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज। सो करेक्ट आंसर बनेगा सी। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नेक्स्ट, गौर से देखिएगा। वेव्स यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा सा मैंने ऑप्शन तो आपके सामने आ जाएगी, लेकिन साथ मैंने इसकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन भी लगा दी ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि कौन सी वेव किस टाइप की है। वैसे तो ये देखिएगा पहली ऑप्शन आई जस्ट माइक्रोवेव, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। नॉर्मली ये कौन सी होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज़ होती हैं। ये जितनी भी वेव्स हैं वो कौन सी होती हैं, दैट आर माइक्रोवेव्स। बीटा ऑप्शन आई थी, दैट वाज द रेडियो वेव।
क्या होती हैं, इनकी वेवलेंथ ऑब्वियसली लॉन्गर है और नॉर्मली ये यूज़ होती है सैटेलाइट एप्लीकेशंस लाइक वेदर सैटेलाइट्स हो गए, मिलिट्री टर्म्स के लिए उनके ज़रूरियात के मुताबिक जो यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज्ड माइक्रोवेव्स है, फिर वहीं पे बात आ गई, यूज़ की जाती है लेकिन मोस्टली जो है वो माइक्रोवेव्स ही होती हैं। आगे देखते हैं, ऑप्शन आई थी इंफ्रारेड इज़ हैविली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली हमारी बॉडी से भी जो रेडिएशन है दैट इज टाइप ऑफ द इंफ्रारेड। तो यहाँ से क्लैरिटी मिल गई यार, ये कम से कम इनमें सैटेलाइट में यूज़ नहीं हो रही है। आगे आ गया था अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का भी इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इज स्ट्रांगली स्कैटर्ड एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, हार्मफुल टू लिविंग टिश्यूज। सो हमारा एक ही बात रहेगी ओवरऑल ऑप्शंस के अंदर जो डेफिनेशन या स्टेटमेंट होल्ड कर रही है जिस ऑप्शन को, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही, एंड दैट इज द माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की ऑब्वियसली आपको पैटर्न जो है वो ओवरऑल लेक्चर्स में मिल जाएगा। यू नो दैट के लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अगर हम एक पैटर्न डिस्कस करें, वी नो दैट कि टॉप पे अगर आप देखें तो दैट आर द गैमा है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर अप टू सोन चलते 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 एंड पे जो है वो आपको पता है दैट आर द माइक्रोवेव्स, और फिर हम बात कर रहे होते हैं रेडियो वेव्स। तो ये यू नो दैट कि डाउन टू अप जाते हुए एज यू नो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे पैटर्न क्लियर हो गया हमें कि जहाँ पे आपको विजिबल रीजन मिल रही है उसकी अगर इनके साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसकी वेवलेंथ इनके निस्बत जो है वो आपके पास क्या है, ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी कम है। तो इस पैटर्न को अपने माइंड में रखते हुए कौन सा आंसर प्रेफरेबल होता है, ऑब्वियसली दैट इज़ द रेड लाइट। एक्सरे गैमा तो इसी किसी खाते में नहीं आएंगी, ना ही अल्ट्रावायलेट। उसके बाद इंफ्रारेड रीजन और वो विजिबल रीजन। विजिबल रीजन दो आ रही हैं, रेड लाइट और ब्लू लाइट। भाई देखिए रेड लाइट की वेवलेंथ कंपैरेटिवली ब्लू लाइट से क्या है, वो ज़्यादा ही है। सो उसको भी अगर हम देखें तो आपके पास ऑप्शन बनेगी दैट इज रेड लाइट। सो ये आपके पास आंसर इसका बनता है।